बनाने के बाद भी मेरे ठेले पर कोई पकौड़े खाने नहीं आता। ये क्या हो गया है? जी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आप चिंता मत कीजिए, धीरे से ही सही हमारे जीवन में भी खुशियां अपनी दस्तक जरूर देंगी। धर्मेंद्र और सुरभि दोनों ही भगवान में बहुत श्रद्धा और आस्था रखते थे। दिन ब दिन धर्मेंद्र के ढाबे पर सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही आते, जिससे वो काफी लॉस में जाने लगता। उसके बहुत सारे पकौड़े जाया जाते। आज फिर से इतने सारे पकौड़े बच गए हैं। अब मैं इनका क्या करूं? इन्हें भी रोज की तरह गरीबों में ही बांटना होगा। उसके सिवाय मेरे पास कोई और पर्याय नहीं है। धर्मेंद्र उन सभी बचे हुए पकौड़ों को गरीबों में बांट देता है। अगले दिन सुबह सवेरे ही धर्मेंद्र के बेटे गोलू के पैर पर सिलबट्टा गिर जाता है, जिस कारण उसके पैर से खून बहने लगता है और उसका पैर खून से लथपथ हो जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगता है। पापा, मेरा पैर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है पापा। पापा। चिंता मत करो बेटा, मैं हूं ना। अभी तुरंत हम हॉस्पिटल में जाएंगे, फिर डॉक्टर साहब सब ठीक कर देंगे। हॉस्पिटल ले जाने पर भारी बिल बन जाता है। वहीं धर्मेंद्र को उसके घर का किराया भरने की भी चिंता सताए जाती है। वो बहुत चिंताग्रस्त हो चुका था। सुरभि, पता नहीं क्या हो रहा है। ये पता नहीं क्या ही हो रहा है हमारे साथ। गोलू और मोलू के स्कूल और ट्यूशन की फीस भी देनी है। कल या परसों तक बाबूलाल जी कभी भी किसी भी वक्त दरवाजे पर आकर खड़े हो जाएंगे। पूरे 3 महीनों से हमने किराया नहीं दिया है। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? धर्मेंद्र अपने सर पर हाथ धरे बैठ जाता है। सुरभि उसकी आंखों से बह रहे आंसुओं को देखती है और वो झट से उठकर अपनी अलमारी में से एक पुराना संदूक निकालती है और उसमें से कुछ गहने निकालती है और उन्हें धर्मेंद्र को दे देती है, जिन्हें देखकर धर्मेंद्र चौंक जाता है। सुरभि, ये सब क्या है? ये जेवरात, ये सब क्यों? धर्मेंद्र जी, ये जेवरात मुझे माँ जी नहीं दिए थे। ये खानदानी कंगन, गले का हार, बूंदा और मुंदरी है। इन्हें बेचकर हम पैसे इकट्ठा कर सकते हैं जी। लेकिन सुरभि, ये गहने, इनमें तो माँ का आशीर्वाद बसा हुआ है। इन्हें हम कैसे बेच सकते हैं? मैं जानती हूँ जी, लेकिन अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। और अगर हम किसी से मदद मांगना भी चाहें तो भी कोई हमें पैसों की मदद नहीं करेगा। और रही बात आशीर्वाद की, तो माँ जी भले ही इस दुनिया से हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी हैं, लेकिन वो हर पल हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर भी। और वो हर पल अपना आशीर्वाद हम पर बरसा ही रही हैं। धर्मेंद्र काफी देर तक सोचता है और फिर दिल पर पत्थर रखकर वो और सुरभि जाकर गहने बेच कर आते हैं, जिनसे मिले पैसों से वो गोलू मोलू के स्कूल की फीस, घर का 3 महीनों से ना दिया हुआ किराया और बाकी के पैसे भर देते हैं। धर्मेंद्र इतनी मुश्किलों के बाद भी हिम्मत नहीं हारता। वो फिर भी चौक पर पकौड़े बेचने जाता है, लेकिन अभी भी ग्राहक नहीं आते। उस दिन वो अपने दोस्त मथुर से मिलता है और अपना सारा दुख उसे बताता है। अरे देख भाई, मुझे लग रहा है कि तुझे ना अपने ठेले की जगह बदल देनी चाहिए, तभी जाकर ही तेरे पास ग्राहक आएंगे। जिस चौक पर तू खड़ा रहता है वहाँ पर बहुत कम लोग आते जाते हैं, और तो और उस चौक को तो पनौती का प्रतीक भी तो माना गया है। अरे चुप है बेवकूफ, क्या दकियानूसी बातें कर रहा है। लेकिन तेरी एक बात सही लगी मुझे, उस चौक पर सच में पहले जितनी भीड़ नहीं रही। मुझे ठेले को कहीं और लगाना चाहिए। तू ना कमल चौक पर अपना ठेला लगाया कर, वहाँ पर तो दिन भर भीड़ जमी हुई होती है। अरे हाँ, वो तो बहुत ही पुराना चौक है। ठीक है, मैं कल से ही वहाँ पर अपना ठेला लगाऊंगा। बहुत खुश होकर धर्मेंद्र दिल में एक नई उम्मीद लेकर कमल चौक में ठेला लगाता है और वहाँ पर पकौड़े बेचने लगता है। आइए आइए, कुरकुरे मसालेदार पकौड़े खाइए, स्वाद ऐसा कि दीवाने हो जाएंगे। प्याज, आलू, गोभी, पनीर, चिकन, ब्रेड और कई सारे तरह तरह के पकौड़े सिर्फ यहाँ और कहाँ। आइए आइए, पकौड़े खाइए, खस्तेदार करारे पकौड़े खाइए। लेकिन ये क्या, धर्मेंद्र को यहाँ भी असफलता ही प्राप्त होती है। वो बहुत उदास हो जाता है। पूरे दिन में सिर्फ 6 ग्राहक ही आए। धर्मेंद्र अब और ज्यादा नुकसान झेल नहीं पा रहा था और इसीलिए वो पकौड़े बेचना बंद कर देता है। सुरभि, वो पकौड़ा का मसाला जो बचा है उससे पकौड़े बना लो।
मैंने बट्टू से बात कर ली है। कल ही मैं उसकी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। वहां पर वॉचमैन की नौकरी है, वेतन भी अच्छा ही है। हाँ ठीक है जी, भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप जहाँ भी जाएं सफल ही हो। सुरभि पकौड़े का बेसन मसाला साइड में निकाल कर रखती है। गोलू और मोलू जब ओरियो बिस्किट खा रहे होते हैं तभी पैकेट में से 5 बिस्किट उस बेसन मसाले में गिर जाते हैं और बिना देखे ही सुरभि उस मसाले के पकौड़े तल देती है, जिनके ओरियो पकौड़े बन जाते हैं। चारों भी उन ओरियो पकौड़े को देखकर चकित हो जाते हैं। उनमें से एक पकौड़े के 4 टुकड़े करके वो चारों चख कर देखते हैं। अरे वाह, ये ओरियो पकौड़ा तो बहुत ही मजेदार है। हाँ पापा, ऐसे पकौड़े तो मैंने कभी नहीं खाए। वेरी टेस्टी। ओरियो बिस्किट और पकौड़े के मसाले का स्वाद दोनों का ये कॉम्बिनेशन एकदम सॉलिड है। अरे हाँ, सच में ये पकौड़े तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हैं। मजा ही आ गया। तभी अचानक से कोई तो उनका दरवाजा खटखटाता है। धर्मेंद्र उठकर दरवाजा खोलता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है और बिजली भी कड़क रही होती है और ऐसे भयंकर मौसम में उनके दरवाजे पर एक अमीर आदमी और उसकी गर्भवती बीवी खड़े थे। हाय, मेरा नाम गौतम है और ये मेरी पत्नी शोभा है। हम गांव में घूमने आए थे, लेकिन यहाँ पर अचानक से तेज तूफानी बारिश होने लगी। हमने कई सारे होटल्स में चेक किया, लेकिन सबकी बुकिंग फुल है। क्या आप हमें एक रात के लिए अपने घर पर रुकने दे सकते हैं? प्लीज, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी गर्भवती बीवी है। ओह, जी 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 जी, क्यों नहीं। आइए ना, आइए आइए। ये भी ना कोई कहने वाली बात है। भाभी जी, संभाल कर। अरे सुरभि, भाभी जी को संभालो जरा। गौतम और उसकी बीवी शोभा दोनों ही धर्मेंद्र के घर पर रहते हैं। जी, कुछ खाने को हो तो दे दीजिए ना। दरअसल हमने दोपहर को भी लंच नहीं किया था। ओ, माफ कीजिए भाई साहब, फिलहाल तो मेरे पास सिर्फ ये ओरियो पकौड़े ही हैं। ओरियो पकौड़े? ये कैसे पकौड़े हैं भाई, जरा दिखाओ तो। गौतम और शोभा दोनों ओरियो पकौड़े खाते हैं और उन्हें वो पकौड़े बहुत पसंद आते हैं। वो दोनों धर्मेंद्र और उसके परिवार से ढेर सारी बातें करते हैं और धर्मेंद्र के दुख को जानने के बाद गौतम उससे कहता है, धर्मेंद्र भाई, तुम हमारे साथ शहर चलो, वहां पर तुम्हारे ओरियो पकौड़े बहुत अच्छी तरह बिकेंगे। हाँ धर्मेंद्र भाई साहब, यहाँ इस गांव की जनसंख्या बहुत कम है और ऐसे में यहाँ पर ज्यादा लोग भी नहीं आएंगे आपके ठेले पर। आप शहर में हमारी एक दुकान पड़ी है, वहाँ पर अपना ढाबा खोलिए और अपने इस स्पेशल ओरियो पकौड़े को बेचिए। लेकिन गौतम भाई जी, मैं आपसे इस तरह मदद वो कैसे। धर्मेंद्र, तुमने हम दोनों की इतनी बड़ी मदद की है, वो कोई कम है क्या? धर्मेंद्र और उसका परिवार गौतम और शोभा संग शहर जाता है और वहाँ पर अपना ओरियो पकौड़ा ढाबा खोलता है, जहाँ एक ही दिन में उसके ढाबे पर ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती है। अरे भाई वाह, ऐसा फंटास्टिक पकौड़े हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं खाए। अरे सच में माइंड ब्लोइंग ओरियो पकौड़ा है भैया। धीरे धीरे धर्मेंद्र पूरे शहर में अपने ओरियो पकौड़ों के लिए बहुत फेमस हो जाता है और उसके ढाबे पर दूर दूर से लोग ओरियो पकौड़े खाने आते हैं। धर्मेंद्र बहुत सारे पैसे कमाने के बाद गौतम को भी पैसे दे देता है और ढाबे को अपने नाम कर लेता है।